हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम जानकारी लेते हैं जमानत से संबंधित, यानी कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से जमानत प्राप्त कर सकता है। यदि वो किसी मामले में फंसता है तो उसे क्या करना चाहिए, इस संबंध में हम आज बात कर रहे हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि आरोपी क्या होता है और अपराधी क्या होता है। आरोपी को हम मुल्जिम बोलते हैं। कानूनी भाषा में आपने जहाँ समझा होगा, जो उर्दू की भाषा है, तो उर्दू में उसको मुल्जिम बोला जाता है। और अपराधी को हम मुजरिम बोलते हैं। अर्थात मुल्जिम और मुजरिम में अंतर है, और आरोपी और अपराधी में अंतर है। मतलब आरोपी मतलब जिस पर आरोप लगाए गए हैं, अभी सिद्ध कुछ नहीं हुआ है। और अपराधी जो सिद्ध दोष हो चुका है, अर्थात जिसको न्यायालय द्वारा अपराधी माना जा चुका है। यहां पर हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यदि FIR आपके खिलाफ हो गई है, तो मतलब आप क्या, मतलब आप अपराधी हो गए? अरे नहीं भाई, अभी आप आरोपी हैं। अपराधी तो तब होंगे जब न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष आपको घोषित किया जाएगा। अब ऐसे समय में आपका पूरा दायित्व है, आपका पूरा अधिकार है कि आप जमानत प्राप्त कर सकें। जमानत प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम ये समझते हैं। देखो, जमानत भी यदि देखें तो दो प्रकार की है। कुल मिला के अपराध जो है दो प्रकार के माने गए हैं, एक जमानती अपराध और एक गैर जमानती अपराध। जो जमानती अपराध हैं उनकी जो है जमानत तो थाने से हो जाती है, और जो गैर जमानती अपराध हैं उसमें क्या है कि थाने को अधिकार नहीं होता है कि वो आपको जमानत दे। इसके लिए आपको कोर्ट ही जाना होता है। यानी कि संगीन अपराध जो होते हैं, संज्ञेय अपराध जो हैं, उन अपराधों के संबंध में यदि आपको जमानत चाहिए तो आपको कोर्ट से जमानत मिलती है। और जमानती अपराध होते हैं जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है। कुल मिला के ये समझें आप, जिन मामलों में 3 साल से कम की सजा होने वाली है वो मामले जमानती अपराध कहे जाते हैं, और आपको जो है थाने से ही जमानत मिल जाती है। लेकिन जो मामले 3 साल से अधिक के सजा वाले हैं, उन मामलों में आपको कोर्ट से जमानत मिलती है। यहां पर यह समझना आवश्यक। अब जमानत के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, हम थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं। जमानत के लिए सबसे पहली बात तो ये आएगी कि आप जमानत प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकलने के बाद जो है वो आप गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे, या जिस पार्टी ने आपके विरुद्ध रिपोर्ट की है उसको डराएंगे, धमकाएंगे। या ऐसा तो नहीं है कि आप जो है आपको मुक्त कर दिया, दोष मुक्त तो नहीं किया, लेकिन मतलब छोड़ दिया आपको जमानत पे, तो आप भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे फिर आपको। या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम करेंगे तो इस प्रकार के काम ना करें आप, ये निर्बंध आप पर लगाए जा सकते हैं। और ये होते ही है ना, क्यों लगाए ही जाएंगे, इसलिए लगाए जाएंगे ताकि आप गवाह सबूत को ना बिगाड़ें। पुलिस जो अपना काम कर रही है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन में आप पुलिस में के कार्य में अवरोध पैदा करेंगे बाहर निकलने के बाद, ऐसी कोई संभावना है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। यानी कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा। अब पुलिस का काम तो देखो जो पुलिस करेगी। अब
अपने को क्या करना है, जमानत के लिए किन किन दस्तावेजों का अपने को चाहिए, हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको मुचलका और जमानतदार दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। मुचलका क्या होता है? मुचलका बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बंध पत्र, बॉन्ड जिसको बोलते हैं अपन। मुचलका एक उर्दू शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि न्यायालय आपसे ये अपेक्षा करेगा कि आप न्यायालय को ये लिख के दें कि यदि मैं माननीय न्यायालय के द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन नहीं करता हूं तो ऐसे समय में मैं घोषित करता हूं कि न्यायालय द्वारा जो राशि मुकर्रर की गई है वह राशि मैं न्यायालय में जमा करूंगा। ऐसा होता है मुचलका। यानी न्यायालय ये कहती है कि आप जो है 10,000 रुपये का मुचलका दो, तो 10,000 रुपये का मुचलका देने का मतलब ये है कि 10,000 रुपये थोड़ी अभी देना है, लेकिन आपको ये स्वयं को घोषणा करना है कि हाँ, यदि मैं माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन नहीं करूंगा तो मैं ये 10,000 रुपये भरूंगा, या न्यायालय मुझसे जबरदस्ती ये रुपये भरवा सकती है। यानी कि इस तरह का एक मुचलका आपको भरना पड़ेगा। ये मैं जो 10,000 रुपये बोल रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, न्यायालय अपने विवेक पे इन रुपयों को तय करेगा। 10,000 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, जो भी उसकी इच्छा। इसी प्रकार से जमानत की अब बात करते हैं। देखो, मुचलका स्वयं के द्वारा दिया जाता है और जमानत दूसरे के द्वारा दी जाती है। यानी कि जमानत, अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कह दे कि हाँ मेरी जमानत है, मैं इस व्यक्ति की तरफ से जमानत देता हूँ और न्यायालय को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये व्यक्ति कहीं भी नहीं भागेगा और ये किसी प्रकार के गवाह सबूत को नहीं बिगाड़ेगा और न्यायालय जब भी कहेगा तब ये न्यायालय में उपस्थित रहेगा। तो जमानतदार इस तरह की बातों को लिख करके, एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में कंप्लीट करके इन बातों को लिख करके कंप्लीट करके देता है और साथ में ही ये भी देता है कि यदि ये व्यक्ति इन सभी शर्तों का पालन नहीं करता है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी की जमानत यहां पर देता हूं। 10,000 रुपये, 20,000 रुपये की जमानत दी जाती है, जो भी न्यायालय डिसाइड करता है। इसके लिए जमानतदार की प्रॉपर्टी भी बतानी होती जमानतदार को कि साहब यदि मैं पैसे जमा नहीं करूं, ये भाग जाए और मैं पैसे जमा नहीं करूं तो मेरी प्रॉपर्टी से ये रकम वसूल कर ली जावे, यानी कि मेरी जमानत जब्त कर ली जावे। इस तरह से यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमको दस्तावेज देने होते हैं। दस्तावेज के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है जमानतदार का। वकील का जो है पावर भी वहां पर देना होता है। अच्छा, और क्या हम यहां पर कह सकते हैं अपने आवेदन में, जमानत के आवेदन में? तो हम वहां पर ये बता सकते हैं कि साहब मैं जो हूं, मतलब कि जो जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अकेला व्यक्ति कमाने वाला है। यदि वो व्यक्ति गिरफ्तार रहेगा तो परिवार वालों पर मुसीबत आ सकती है आर्थिक रूप से। साथ में ही जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है यदि वो जेल में रहेगा तो जेल के वातावरण का उस पर दूषित प्रभाव पड़ सकता है। पहली बार गिरफ्तार हुआ है तो हम इस तरह की बातें उसमें लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि उसको यदि झूठा फंसाया गया है तो लिख सकते हैं कि उसको झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। इस तरह की बातें भी उसमें लिखी जा सकती हैं। इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए और वास्तव में जिस अपराध में आपको, मतलब जिस आरोप में आपको फंसाया गया है उस आरोपी के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है, उससे क्या दुश्मनी थी आपकी या क्या बात थी। ये आपको न्यायालय में स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ये तो बात कर ली कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कौन कौन सी बातें हमको अपने आवेदन में लिखनी चाहिए। हम यहाँ पर अब थोड़ी सी ये बात करना चाहते हैं कि ये जो आवेदन है, ये आवेदन आप कहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, यानी कि ये आवेदन आप कहाँ पर लगाएंगे।
ये आवेदन न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाया जाएगा धारा 437 सीआरपीसी के अंतर्गत। 437 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको आवेदन लगाना होगा, शपथ पत्र के साथ और मुचलका और जमानत के साथ। अच्छा, इसमें जो है 437 का आवेदन लगाने के पश्चात आपको जमानत मिल जाएगी, फिक्स नहीं है। न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आपको जमानत दे अथवा ना दे। मतलब कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय जमानत देगा या जमानत देने से मना कर देगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है, आपके खिलाफ प्रकरण कायम करवाया है, ऐसे व्यक्ति को भी बुलाया जा सकता है। पुलिस को भी बुलाया जाएगा, पुलिस से पूछा जाएगा कि भैया छोड़ दें। तो पुलिस यदि ये चाहे कि वो ये कह दे कि पुलिस का काम पूरा हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जो है कुल मिला के जो है रिमांड जो होना चाहिए वो रिमांड कंप्लीट हो चुकी है, पुलिस से पूछा जाएगा। जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है उससे पूछा जाएगा। और इसके बाद यदि न्यायालय को ये विश्वास हो जाता है कि आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है या आपको झूठा फंसाया गया है या आप जमानत के योग्य हैं, तब न्यायालय आपको जमानत देगा। और मामला यदि ज़्यादा गंभीर है, मान लो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा आपको हो सकती है, ऐसा कोई मामला है, तब 437 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को पावर नहीं होता कि वो आपको जमानत दे, वह आपकी जमानत अर्जी को खारिज कर सकता है। यानी कि जमानत अर्जी खारिज होने के पश्चात आपको कहाँ जाना है? यदि मजिस्ट्रेट से आपको जमानत नहीं मिलती है तो आप सत्र न्यायालय में यानी कि सेशन कोर्ट में जाकर के जमानत की अर्जी लगाएंगे। सेशन कोर्ट मतलब जिले में जाकर के आप अपनी अर्जी लगाएंगे। यदि वहां से भी आपकी जमानत खारिज हो जाती है, वैसे तो मिल सकती है जमानत, लेकिन वहां से खारिज हो जाती है, तब आपको उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जमानत प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यानी कि सत्र न्यायालय में आपको धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन लगाना है और धारा 439 के अंतर्गत ही दूसरा आवेदन आपको मतलब उच्च न्यायालय में लगाना है। उच्च न्यायालय के लिए ये पहला आवेदन होगा, लेकिन धारा 439 के अंतर्गत ये दूसरा आवेदन आपका है। तो ये आपको उच्च न्यायालय में ये आवेदन लगाने पड़ेंगे। तब उच्च न्यायालय यदि आपको जमानत दे देता है तो अच्छी बात है। यदि उच्च न्यायालय से भी आपको जमानत नहीं मिलती है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि जमानत की अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं आप, वहाँ पर भी आप जमानत का अप्लाई, इस तरह से आपको सीरियल वाइज चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए। या आपको लग रहा है कि सेशन कोर्ट में जो है ये यहाँ से जो है छोटे न्यायालय से जमानत नहीं होगी तो अपन तो बड़े में ही लगाओ, ऐसा नहीं। आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा और जमानत तरीके से जहाँ खारिज होने के बाद आप दूसरे न्यायालय में जाएंगे, ये उसका एक तरीका है। लेकिन यदि पुलिस डायरेक्ट सेशन कोर्ट में ही जाती है, मतलब कि सेशन कोर्ट में पुलिस डायरेक्ट नहीं जाती है, लेकिन किसी मामला ऐसा गंभीर है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वो आपकी फाइल है उसको यदि सेशन कोर्ट में भेज दी गई है, तो आप फिर डायरेक्ट सेशन कोर्ट में भी जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने समझा जमानत के बारे में, जमानत किस प्रकार से की मतलब ली जाती है। इससे संबंधित हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जमानत जो है किन किन धाराओं के अंतर्गत किस किस प्रकार से ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी जमानती अपराध हैं जिनमें थाने से ही जमानत मिल जाएगी, उनका आवेदन 436 के अंतर्गत आप लगा सकते हैं।
इसके बाद ये तो हुआ जमानती अपराध। अब अजमानती अपराध। अब अजमानती अपराध भी दो तरह, अपराध के लिए जो है जमानत यदि आप चाहते हैं तो कुल मिला के दो तरह से जमानत आपको मिल सकती है। एक तो अग्रिम जमानत, यानी कि पुलिस ने यदि आपको गिरफ्तार नहीं किया है, इसके पहले ही आप जमानत लेना चाहते हैं, तो आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और यदि मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है, इसलिए मुझे पहले ही जमानत दी जाए। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा इसका कि आपको जमानत देंगे कि नहीं देंगे, आपने कितना गंभीर, आप पर कितना गंभीर आरोप लगाया गया उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अग्रिम जमानत जो है धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत इसका आवेदन लगाया जा सकता है। अच्छा, जो रेगुलर जमानत यानी कि जो जमानत है वो यदि आपको सिंपल वे में लगाना है तो 439 के अंतर्गत आप सेशन कोर्ट में लगा सकते हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष 437 के अंतर्गत लगा सकते हैं। अच्छा, 437 की जो जमानत है, 437 को दो भागों में बांट दिया गया है, एक 437 और एक 437 का। 437 का में क्या लिखा हुआ है ये हम समझ लेते हैं। 437 का उन लोगों के लिए है जो अपील करते हैं। अपील करते हैं मतलब, अपील का मतलब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में सिद्ध दोष पाया गया और इसके बाद उसको मौका दिया गया है कि भैया तुम चाहो तो जो है ऊंचे न्यायालय में, यानी कि यदि किसी भी न्यायालय में, मतलब अपर न्यायालय में जाकर के आप अपील कर सकते हैं। और अपील करेंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि अभी आपको जो है छोड़ दें, सिद्ध दोष हुए तो आपको तो पकड़ा जाएगा ना। अब आपको नहीं पकड़ा जाए तो इसके लिए महीने भर का मौका आपको देते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको जमानत तो देनी होगी ना। तो इस प्रकार से जमानत जो है 437 का में अपीली न्यायालय में जाकर के आपको जमानत लेनी होती है और सुप्रीम, फिर अगले अपर न्यायालय में जाकर के आपको अपने जो है अपील करनी होती है। इस प्रकार से हमने समझा। अच्छा, इसके अलावा में यदि आप चाहें, मतलब आप जो है 439 का आवेदन, मैंने बताया कि 439 का आवेदन उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने पूरी इस बात को समझा। चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है और इस तरह से आज हमने जमानत के बारे में समझा है कि जमानत किस प्रकार से ली जाती है और कहाँ कहाँ पर जाकर के आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है, न्यायालय में आपको क्या क्या करना चाहिए, इस संबंध में आज हमने पूरी चर्चा की है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट में मुझे लिख दें, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। और इससे संबंधित और यदि आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।